Alright friends, I hope you people are doing great. My name is Ankit Bharadwaj. फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 CBSE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इसका फर्स्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा मैंने जो जो चीज़ पढ़ाई है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे क्लास 2 स्टार्ट करते हैं ऑफ द चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। देखिए, सबसे पहले तो ना आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है बिजनेस। हम लोगों ने एक जनरल आइडिया क्लास में ले ली थी कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, राइट। आज हम लोग क्या ना बिजनेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, एज यू कैन सी कि मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ, आपको ये डेफिनेशन लिखना है। आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू एज वेल। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि बिजनेस होता क्या है। तो लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। Business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth. Business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. Through buying and selling of goods. I repeat, business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी ऑथर लेविस एच हनी ने। एच इज द मिडिल इनिशियल। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? द नेम ऑफ द ऑथर इज लेविस एच हनी। देखिए, आप डेफिनेशन अगर कोट करते हो ना विथ ऑथर तो मार्क्स मिलने का चांसेस हायर होता है क्योंकि एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। फाइन। तो मैं वापस एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बेसिकली ये ऑथर ये बोलना चाह रहे थे कि बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे हम वेल्थ को प्रोड्यूस या फिर एक्वायर कर सकते हैं। थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। लेकिन इस ऑथर ने सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर किया, ठीक है। सर्विसेज के बारे में बात नहीं की। आज के डेट में अगर आप सर्विसेज भी अगर आप मान लीजिए रेंडर करते हो तो वो भी कभी कभी बिजनेस पे कवर हो जाता है। फाइन। फिर दूसरा जो ऑथर है जिनका नाम है पीटरसन एंड प्लोमन, जिसने गुड्स और सर्विसेज दोनों का ही जिक्र किया, उन्होंने बिजनेस को कैसे डिफाइन किया आपको लिखना है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। उन्होंने कैसे डिक्टेट करिए सुनिए और आप लोग लिखिए भी साथ में। उन्होंने बोला, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि देखिए डिफरेंट लोग, इट्स नॉट जनरल कि खाली बिजनेसमैन ही बिजनेस कर सकते हैं। एनी पर्सन कैन डू बिजनेस इन जनरल। यहाँ पे क्या करता है, कोई भी पर्सन गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है फॉर व्हाट? फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट या फिर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। समझ में आया? ये डेफिनेशन किसने दी? ये डेफिनेशन दी पीटरसन एंड प्लोमन में। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है। वैल्यू का मतलब ही होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू का मतलब ही होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो कोई भी चीज अगर एक्सचेंज कर रहे हैं ऑफ वैल्यू फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड बिजनेस। ये डेफिनेशन किसने दिया? पीटरसन एंड प्लोमन में, राइट। अब आपको मेरे साथ लिखना है। लिखिए, in modern times, business includes the following activities. Business includes the following activities. In modern times, business includes the following activities. अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे चलता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग और एडवांस होते जा रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का डेफिनेशन का जो बैंडविड्थ है ना, स्कोप है ना, वो एक्सपैंड होता जा रहा है। पुराने ज़माने में सिर्फ गुड्स को सेल करना और गुड्स को सेल और एक्सचेंज करने का एक्टिविटी को बिजनेस बोल रहे थे, और जैसे जैसे स्कोप वाइडर होता गया ना, वैसे क्या डेफिनेशन का भी बैंडविड्थ एक्सपैंड होता गया। ठीक है। तो आज की डेट में ना बिजनेस का मतलब क्या होता है और बिजनेस में हम लोग कौन कौन सा एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके आप लोग लिखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको साथ साथ लिखना है। लिखिए,
A, creating a customer for itself. फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ. बी लिखिए कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, converting economic resources into goods and services, converting economic resources into goods and services, converting economic resources into goods and services, keeping in mind the preference of the customers, keeping in mind the preference of customers. ये था सेकेंड नंबर पॉइंट. थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए, नंबर सी लिखिए. सी लिखिए इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, innovating new products or services, full stop. Innovating new product or services. आप इसमें लिख सकते हैं इनोवेशन में लीड टू टेक्नोलॉजिकल upgradation of production processes, और लास्ट लिखिए डी, मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग these innovative products, marketing these innovative products and services so that these can reach the customer, so that these can reach the customers, so that these can reach the customers. समझ में आया? तो मैं आपको एक एक करके सारा एक्टिविटी समझा दे रहा हूँ कि बिजनेस में क्या क्या चीज़, कौन कौन सा एक्टिविटी इंक्लूड है. देखिए सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू कमाना. और एट द एंड ऑफ द डे आप किसी के साथ भी बिजनेस करो, आपको रेवेन्यू आएगा तो आपके कस्टमर से. तो सबसे पहला तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये एक्टिविटी में इंक्लूड होता है बिजनेस के, कि बिजनेस में अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कस्टमर बनाना पड़ेगा, राइट. सेकेंड क्या लिखा हुआ है, converting the economic resources in the goods and services, keeping in mind the preference of the customers. इसके बारे में बात करते हैं. देखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है. देखिए व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में नॉर्मली तीन चीज़ें आती है. एक होता है लैंड, एक होता है लेबर और एक होता है कैपिटल, और बाकी रॉ मटेरियल वगैरह सब चीज़ आ जाते हैं, ठीक है.
लेकिन मेनली ये 3 चीज़ें आती है। तो आप बेसिकली क्या करते हो जब बिजनेस करते हो ना, तो आप सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को क्या करते हो, आप रिसोर्सेज को किस में कन्वर्ट करते हो, आप रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हो इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज को उनके कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से आप क्या करते हो, उस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो। समझ में आया? तो कहने का मतलब है बिजनेस एक्टिविटी में एक और एक्टिविटी आता है, वो क्या एक्टिविटी है कि आप अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करके आप अपने कस्टमर को सेल करो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर जैसा चाह रहा है उसके मन के मुताबिक। ठीक है। तीसरा है बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो इंक्लूड्स इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इनोवेशन में लीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। इसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली है क्या, देखिए अगर मान लीजिए आप पुराना टाइप का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते, आप पहले मान लीजिए कोई पुराना टाइप का प्रोडक्ट बनाते थे जो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन आपने धीरे धीरे देखा कि नहीं, टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कस्टमर का फैशन चेंज हो रहा है, कस्टमर अब वैसा टाइप का पुराना वाला प्रोडक्ट नहीं बाय करना चाहता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट को इनोवेट करें ताकि क्या है, कस्टमर्स को वो चीज़ पसंद आए। देख आई गिव यू अ परफेक्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा पुराना ब्रांड है जो पुराने प्रोडक्ट के हिसाब से ही चलना पसंद करता था, मतलब अपना जो पुराना प्रोडक्ट बनाता था वो अभी भी वही प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन ले आया। मतलब प्रोडक्ट वही है लेकिन उसको थोड़ा सा इनोवेट कर दिया ताकि क्या अब के जो कस्टमर है वो कस्टमर्स जो है ना उस प्रोडक्ट को एडॉप्ट कर पाए और उस कस्टमर को उस पर्टिकुलर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने में। समझ में आया? तो क्या बोला था मैं, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इनोवेशन में लीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। एक बार इसके बारे में वापस से बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो काफ़ी साल से बिजनेस करी और एक ही प्रोडक्ट सेल करी है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी वगैरह सब सेम है। धीरे धीरे क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है विद टाइम अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो तो यू में लूज़ योर कस्टमर्स। इसीलिए क्या करते हैं ना, आजकल की जो कंपनीज होती है अपना प्रोडक्ट इनोवेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। हमेशा वो लोग कस्टमर का प्रेफरेंस को स्टडी करती रहती है, कस्टमर एक्चुअली क्या चाह रहा है, फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हुए चली जाती है। देखिए पहले ज़माने में टीवी स्टार्ट हुआ, ठीक है, टेलीविज़न स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे देखा गया कि नहीं, ब्लैक एंड वाइट टीवी इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, फिर वो कलर टेलीविज़न स्टार्ट हुआ। फिर कलर टेलीविज़न लोगों ने देखा कि बार बार जाके बहुत सारे जो पब्लिक होते हैं उनको जा जाके चैनल चेंज करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग क्या कि रिमोट कंट्रोल वगैरह वाला चीज़ ले आया। फिर धीरे धीरे भी क्या होगा, अब स्मार्ट टीवी आ गया है जिसमें आप OTT वगैरह भी सब कुछ देख सकते हो, नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह भी देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए प्रोडक्ट है तो इनोवेशन हो रहा है। टीवी स्टार्टिंग में जो आया था, अब टीवी क्या हो गया, अब देखिए पहले टीवी क्या था, पोर्टेबल था, अब फ्लैट स्क्रीन हो रहा है, अब अल्ट्रा प्रो फ्लैट स्क्रीन आने लग गया है। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, इनोवेट होता जा रहा है। फाइन। और कभी कभी आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करते हैं ना, तो वही इनोवेशन में ही काउंट होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो डैट दिस कैन रीच द कस्टमर। देखिए आज बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया मार्केटिंग। आप भले ही प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन अगर आपके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को लेके अनअवेयर है, उनको पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो वो लोग वो उस प्रोडक्ट को रीच ही नहीं कर पाएंगे। रीच नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब कस्टमर अभी तक वो प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाएगा, और खरीद नहीं पाएगा तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे, और अगर आप सेल नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। फाइन। इसीलिए क्या है कि बिजनेस में आप अपना कस्टमर बना लिया, आप अपना प्रोडक्ट्स बना लिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपको वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ताकि आपने जो भी अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बनाया है या फिर आप जो प्रोवाइड करने वाले हो वो आपके कस्टमर या फिर मैक्सिमम कस्टमर तक रीच कर पाए। क्लियर हो गया? तो ये सब तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टिल नाउ वी हैव स्टडीड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड वी हैव आल्सो स्टडीड व्हाट, वी हैव स्टडीड द एक्टिविटीज व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन बिजनेस। फाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस, दिस इज द न्यू टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ेंगे।
बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या नेचर होता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उसके नीचे अंदर का लिटरेचर भी लिखाऊंगा, फिर एक एक करके सारा पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए, लिखिए एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना आंसर। लिखिए फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फॉलोइंग आर दी characteristics of business. Following are the characteristics of business. सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, लिखिए द फर्स्ट पॉइंट, लिखिए एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको साथ में लिखना है मेरे, लिखिए business is considered as an business is considered as an economic activity. Business has been considered as an economic activity. Business is considered as an economic activity. आगे लिखिए as it undertakes business is considered as an economic activity as it undertakes with the objective or aim of earning money, with the objective or aim of earning money, or aim of earning money, as it undertakes with the objective or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction, and not for psychological satisfaction। चलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ बिजनेस? पहला है बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it undertakes with the objectives or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction। देखिए हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो बेसिकली किस लिए करते हैं? कोई भी बिजनेस करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। फाइन, तो अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आपका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है तो वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ही। क्यों? क्योंकि आपका कोई ना कोई तो देखिए इकोनॉमिक या फिर मॉनिटरी बेनिफिट तो आपका बिजनेस से निकलने ही वाला है। आप बिजनेस एक्टिविटी कर ही रहे हो कि आपका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट निकले, तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल रीज़न के तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, आप बिजनेस करो ताकि आप प्रॉफिट कमा पाओ। इसलिए क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है। फाइन, सेकेंड नंबर पॉइंट लिखिए प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन and procurement of goods and
services. Production and procurement of goods and services. लिख लीजिए आप. Production and procurement of goods and services. आपको मेरे साथ लिखना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लिखिए. Every business enterprise either produces or procure. Every business enterprises produces or procures. Every business enterprises produces or procures. Every business enterprise produces or procures. Every business enterprises produces or procures goods or services from producers. Goods or services from producers. Full stop. Every business enterprises produces or procure goods or services from producers. Full stop. Goods may consist of consumer goods, industrial goods. Goods may consists of producer goods, consumer goods, and may include transportation, banking and insurance. ठीक है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स मत लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पॉइंट. पॉइंट का नाम है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या बोल रहा है, देखिए. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. देखिए, सारा का सारा बिजनेस एंटरप्राइज या तो अपने लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो खुद प्रोक्योर करता है, राइट, या फिर खुद प्रोड्यूस करता है. अगर खुद प्रोड्यूस करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर खुद प्रोक्योर करता है तो यू हैव टू गो टू देयर सप्लायर्स, जो कि अदर प्रोड्यूसर्स है. देखिए, गुड्स जो होता है ना वो बहुत तरीके का होता है. गुड्स में इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. मतलब देखिए, कहने का मतलब है यहाँ पे बिजनेस के स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं. आप जब भी बिजनेस करते हो ना, सबसे पहले आपको गुड्स और सर्विसेज या तो आप खुद प्रोड्यूस करते हो या फिर आप प्रोक्योर करते हो प्रोड्यूसर से, जिसको फिर आप बेच देते हो और अपना रेवेन्यू अर्न करते हो. गुड्स तरीके का होता है कि इंडस्ट्रियल गुड्स होता है. कुछ गुड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में ही रिक्वायर्ड होते हैं, फाइन. और कुछ गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर नेचर के होते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे शैम्पू, बिस्कुट, जो कि FMCG नेचर के होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. और बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है. क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया. चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए. सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. लिखिए, सेल और एक्सचेंज ऑफ goods and services, sale or exchange of goods and services, sale or exchange of goods and services, sale
or exchange of goods and services for the satisfaction of for the satisfaction of human needs, for the satisfaction of human needs. Sale or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs. आइए लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लिखिए, business involves sale or exchange of goods and services. Business involves sale or exchange of goods and services. Sale and exchange of goods and services. The production of goods or services for self-consumption is not a business. The production of goods or services for self-consumption is not a business. Production of goods or services for self-consumption is not a business. First term, एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, a farmer cultivating crop for himself and his family. A farmer cultivating crop for himself and his family for self-consumption only is not doing business. Full stop. Similarly, buying goods to gift to someone, buying goods to gift to someone, buying goods to gift to someone, buying goods to gift to someone else is not a business. But buying goods for resale is business. Regularity just a second, आप लोग यहाँ से लिखेंगे. लिखिए, so there must be
sale or exchange of goods, sale or exchange of goods. So there must be sale or exchange of goods or services in business, or services in business. चलिए एक बार गो थ्रू करते हैं क्या लिखा हुआ है. The name of the point is sale or exchange of goods and services for satisfaction of human need. For satisfaction of human needs. चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. लिखा हुआ है बिजनेस इन्वॉल्व्स सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस. देखिए पहला बात तो जब आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो फिर फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली. अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो तब प्रॉब्लम है. मान लीजिए कि अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो या फिर आप सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन और कुछ नहीं करते हो, आप कुछ खाना बना रहे हो सिर्फ अपने लिए बना रहे हो, कुछ भी एक मान लीजिए आप एक किसान हो, अगर आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो सिर्फ खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो आपके पास तो कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है क्योंकि आप वो गुड्स को खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हो, तो ये बिजनेस नहीं है. लेकिन हाँ अगर आप एज अ फार्मर आप कल्टिवेशन करते हो, मान लीजिए 100 kg राइस आप कल्टीवेट करते हो और उसमें से 80 kg आप बेच देते हो और 20 kg अपने लिए बचा लेते हो, तब वो बिजनेस है. क्योंकि आप सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, आपका कहीं ना कहीं बिजनेस इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है. तो कहने का मतलब है अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी करते हो या आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, प्रोडक्शन करते हो या एक्सचेंज करते हो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो बिजनेस नहीं है. सर मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है फार्मर वाला. यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो, गिफ्ट खरीदने के लिए गुड्स खरीदते हो तो भी बिजनेस नहीं है. लेकिन हाँ अगर आप गुड्स खरीदते हो फॉर रीसेल पर्पस, किसी से खरीद के किसी और को बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई प्रॉफिट एलिमेंट वहाँ पे होगा ही, तो वो बिजनेस माना जाएगा. क्लियर हुआ आपको अच्छे से? फाइन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं. लिखिए नंबर 4 लिखिए. लिखिए डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज on a regular basis, on a regular basis. Dealing in goods or services on a regular basis. लिखना स्टार्ट करिए. लिखिए there must be sale or exchange of goods or services, sale or exchange of goods or services on regular basis. क्या लिखा हुआ है? There must be sale or exchange of goods or services on regular basis. Full stop. Buying or selling of goods and services once or twice in a year is not business. Full stop. Regularity of occurrence, regularity of
occurrence, regularity of occurrence of business transaction, of business transactions, regularity of occurrence of business transaction is a must. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है? फोर्थ नंबर पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. देखिए क्या है ना, पहले एक बार लिटरेचर पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है. देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वंस और ट्वाइस इन अ ईयर इज नॉट बिजनेस. रेगुलरिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ मस्ट. इसका मतलब समझिए, बहुत ही सिंपल मतलब है इसका. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, साल में एक आध बार अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीद भी लिए तो उसको आप बिजनेस नहीं बोलेंगे. जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं अपने कोचिंग सेंटर के लिए मैं एक AC खरीद के लेके आया, तो मैं साल में एक AC खरीद लिया तो ये बिजनेस थोड़ी है. लेकिन अगर मैं बिजनेस का मैं AC का डीलिंग करूँगा तो ऑब्वियस सा बात है मैं पूरा साल भर AC खरीदूंगा और साल भर किसी को बेचूंगा. तो बिजनेस का सबसे कोर एलिमेंट क्या है? बिजनेस का सबसे कोर एलिमेंट ये है कि बिजनेस में रेगुलरिटी होना चाहिए. मतलब आप कोई भी चीज़ करें उसका अकरेंस रेगुलर होना चाहिए. कभी कभार अगर आप कोई एक्टिविटी करें तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. बिजनेस एक्टिविटी तभी कहलाता है जब देर इज रेगुलरिटी इन दी अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. समझ में आया? रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा तभी वो बिजनेस है. समझ में आया? फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखिए. लिखिए प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग लिखिए. प्रॉफिट अर्निंग लिखिए. द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस, the main purpose of business is earning profit. The main purpose of business is earning profit. The main purpose of business is earning profit. Full stop. If the profit earning motive is missing in the transaction, if the profit earning motive is missing in the transaction, then it cannot be considered as business transaction. Considered as business transaction. Full stop. एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट अर्निंग. देखिए पहले एक बार रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है. द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. If the profit earning motive is missing in the transaction, then it cannot be considered as business transaction. देखिए बहुत ही सिंपल बात है फ्रेंड्स. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता ही प्रॉफिट कमाना है. अगर वो मेन ऑब्जेक्टिव ही अगर किसी ट्रांजैक्शन से अगर मान लीजिए मिस हो जाएगा तो बिजनेस रहेगा क्या? कभी भी नहीं रहेगा. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट का कोई मोटिव आपको दिखाई नहीं देता तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता. समझ में? यही चीज़ें पॉइंट बोल रहे हैं. अब 6 नंबर पॉइंट लिखिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या फिर रिस्क. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क. ठीक है, पहले लिख लीजिए, आप मेरे साथ लिखिए.
is always a possibility, there is always a possibility of loss in business. There is always a possibility of loss in business, full stop. It is not certain that businessman will always earn adequate profit. Thus there is always an element of risk involved in business. Thus, there is always an element of risk involved in business. Thus, there is always an element of risk involved in business. लिख लिया आप लोग? फाइन. आइए एक बार रीड कर लेते हैं. लिखिए पॉइंट था अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क. लिखिए देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस. देखिए बिजनेस में हमेशा लॉसेस का चांसेस होता ही है. इट इज़ नॉट सर्टेन दैट बिजनेस मैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट. कोई ज़रूरी नहीं कि जितना आप प्रॉफिट हमेशा कमा रहे थे उतना ही प्रॉफिट हमेशा कमाओगे. आज मान लीजिए मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाला टाइम में मैं उतना ही प्रॉफिट कमा. मेरा प्रॉफिट फ्लक्चुएट भी हो सकता है. दस देर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस. और बिजनेस में देखिए अगर आप बिजनेस कर ही रहे हो तो इसको कहावत है बिजनेस में कि नो रिस्क नो गेन. तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क आप लेना ही पड़ेगा. ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व हो ही नहीं. समझ में आपको? तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ लिए बिजनेस का. अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. हेडिंग डालिए. लिखिए objectives of business. Objectives of business. ठीक है. देखिए किसी भी बिजनेस का ना नॉर्मली 3 ऑब्जेक्टिव्स होता है. किसी भी बिजनेस का 3 ऑब्जेक्टिव्स होता है. पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. और तीसरा होता है आपका ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या बोला मैंने? पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. फाइन. पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का बात करते हैं. हेडिंग लिखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. लिखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग डालिए.
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट लिखिए सर्वाइवल, रादर उसके पहले आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा थ्योरी लिख सकते हैं, लिखना स्टार्ट करिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखिए अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ बिजनेस is an economic activity, a business is an economic activity. So the most important objective of business are economic objectives. So the most important objectives of business are economic objectives. Economic objectives, full stop. लिखिए अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड। लिखिए अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स following objectives are included. Following objectives are included. Following objectives are included. नंबर 1 लिखिए सर्वाइवल। सबसे पहला क्या है? सर्वाइवल। लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। लिखिए द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, द बेसिक पर्पस of every organization, the basic purpose of every organization is to survive and exist in, is to survive and exist in, the basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition of market, competition of market, competition of market. The basic purpose of every organization is to survive and exist in competition of market for long period of time, 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 and it is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. And it is possible only when the organization is able to cover its cost and earn profit. क्लियर हुआ? तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स में मेनली क्या होता है? 3 ऑब्जेक्टिव होता है, मैंने क्या बताया था? एक इकोनॉमिक होता है, एक सोशल होता है और दूसरा तीसरा होता है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फाइन। हम लोग अभी क्या पढ़े? हम लोग पढ़े इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या लिखा है देखिए, the basic purpose of every organization is to survive and exist in competition of market for long period of time, and it is possible only when the organization is able to cover its cost and earn profit. देखिए
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो किसी भी बिजनेस का ये होता है। देखिए, बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन वो प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगा, कमा तभी पाएगा जब उसके कस्टमर बनेंगे। और कस्टमर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है बिजनेस का, कि वो सर्वाइव करे। और सर्वाइव तभी कर पाएगा बिजनेस जब अपना टाइम पे अपना वो कॉस्ट कवर कर पाए जल्दी जल्दी और अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट लिखिए अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लिखिए एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंटी-social or unfair trade practices includes black marketing, hoarding, overcharging, etc. जस्ट अ सेकेंड, इसको एक बार रब कर दीजिए। इसको एक बार हटा दीजिए। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। एक बार इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को वापस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी बिजनेस जो होता है उसका 3 ऑब्जेक्टिव होता है। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली डील्स विद प्रॉफिट अर्निंग, राइट? अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये आपका सर्वाइवल था जिसको मैंने आपको पढ़ाया। सेकेंड आपको लिखना है प्रॉफिट रादर, ठीक है? एक करेक्शन करना है आपको। तो आपको प्रॉफिट में लिखना है, मेरे साथ लिखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट important objective of every business organization, the most important objective of every business organization is earning adequate amount of profit, is earning adequate amount of profit, full stop। लिखिए प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर, लिखिए प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, profit is essential for survival, growth and expansion of business, growth and expansion of business. Profit is essential for survival, growth and expansion of business. Profit is essential for growth, survival and expansion of business. Profit is basically, profit is the reward given to, profit is the reward given to businessman
for bearing risk, for bearing risk, for bearing risk. एक बार रीड करते देखिए क्या लिखा हुआ है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस organization is earning adequate amount of profits. Profit is essential for survival, growth and expansion of business. Profit is reward given to businessman for bearing risk. देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ. देखिए पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया इकोनॉमी का सर्वाइव करना. आप सर्वाइव कर लिए क्योंकि आपने अपना कॉस्ट सक्सेसफुली कवर कर लिया. देखिए कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना ही है. अगर आप रेगुलरली प्रॉफिट अर्न करते रहते हो तो देखो बिजनेस को क्या मिलता है, ग्रोथ मिलता है, एक्सपेंशन मिलता है. अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं कमा पाते तो आपका ग्रोथ भी रुक जाता है और एक्सपैंड भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक्सपैंड करोगे कैसे, आपके पास सफिशिएंट रेवेन्यू आ ही नहीं पा रहा है. तो इसीलिए देखिए जो अल्टीमेटली कोर ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ही होता है. तीसरा लिखिए ग्रोथ. थर्ड नंबर इज ग्रोथ. ग्रोथ लिखिए. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ग्रो एंड expand their activities. The success of every organization is measured by the success of every organization is measured by growth rate, growth is measured by growth rate, by growth rate, and growth is measured in terms of, and growth is measured, and growth is measured in terms of, and growth is measured in terms of sales, comma, number of branches, number of products, and number of employees, ओके. हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट पढ़ चुके हैं, हम लोग सर्वाइवल पढ़ चुके हैं. अब हम लोग पढ़े ग्रोथ. पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग पढ़ लेते. चलिए लिखा हुआ है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज. द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट, एंड growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products and number of employees. देखिए क्या होता है ना, आज आप प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट्स फाइन, दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू पीपल आर डूइंग गुड इन बिजनेस. आप प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड साइन. बट अल्टीमेटली आप प्रॉफिट का यूज़ कैसे कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को क्या वापस से आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. बिजनेस देखिए आज कोई ज़रूरी नहीं कि आज आप सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रहे, कल भी आप उतना ही कमाओगे.
हो सकता है आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट भी कर जाए, क्योंकि आपको पता है बिजनेस इज़ एन अनसर्टेन एक्टिविटी। इसलिए बिजनेस को हमेशा ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। आज आप मान ली 50 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमा रहे हो, कल भी अगर आप 50 लाख ही कमा रहे हो तो इसका मतलब आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। कोई भी बिजनेस का इम्प्रूवमेंट तभी होता है जब वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है। अगर कोई बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा, तो इसका मतलब बिजनेस इकोनॉमिकली अपना ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड नहीं कर पा रहा, अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया? चलिए चलिए अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग डालिए, लिखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हेडिंग डालिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। लिखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर, पहला पॉइंट लिखिए। पहला हम लोग क्या पढ़े? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर, नंबर 1 लिखिए, लिखिए सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सप्लाई ऑफ desired quality of products, supply of desired quality of products। क्या पॉइंट है? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ, लिखिए कस्टमर्स, लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए customers prefer to buy the products, customer prefer to buy the product only when customers prefer to buy the product only when they are of satisfactory quality, when they are of satisfactory quality and are available at reasonable price, and are available at reasonable price, and are available at reasonable price, full stop। लिखिए every customer expects value for money। Every customer expects value for money। फुल स्टॉप। एक बार रीड कर लेते, फुल स्टॉप। हम लोग पॉइंट क्या, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, राइट। इसका पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक बार रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कस्टमर्स प्रेफर टू बाई द प्रोडक्ट ओनली व्हेन they are of satisfactory quality and are available at reasonable price। Every customer expects value for money। कॉमन सेंस का बात है कि
कोई भी कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है? कस्टमर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि पहला तो आप उनको जो उनका डिज़ायर्ड क्वालिटी है वो क्वालिटी का प्रोडक्ट आप उनको सप्लाई करो, साथ ही साथ आप प्रोडक्ट को ओवर चार्ज मत करो, जितना रिजनेबल प्राइस है प्रोडक्ट का उतना ही चार्ज करो। इससे क्या होगा, आपका भी आपके लिए भी विन विन सिचुएशन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर खुश रहेंगे तो आपके कस्टमर्स आप ही से प्रोडक्ट बाई करेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट अर्निंग बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या आप बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे, अपने कस्टमर को रिटेन कर पाओगे। और कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन क्या है? कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है इसलिए कि उसको पहला तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ रिजनेबल प्राइस पे भी मिल रहा है। समझ में आया? लिखिए सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव लिखिए अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस ऑफ unfair trade practices. Avoidance of unfair trade practices. लिखिए antisocial और unfair trade practices, antisocial और unfair trade practices include antisocial or unfair trade practices include black marketing, comma, overcharging, hoarding, etc. Exaggerating in advertisement, exaggerating in advertisements about uses of product, about the uses of product is also unfair trade practices, is also an unfair is also an trade practices. Trade practice, full stop. No society accepts such practices. With these practices, with these practices, with these practices, a businessman will not only, with these practices, a businessman will not only lose his reputation, but it is punishable under law. But it is also punishable. It is also punishable under the law.
चलिए ये वाला पॉइंट को हम लोग गो थ्रू करते हैं। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का सेकेंड पॉइंट पढ़े विच इज़ अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या लिखा हुआ है देखिए, एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग, ओवरचार्जिंग, hoarding, etc. Exaggerating in advertisements about uses of products is also an unfair trade practice. No society accepts such practices. With these practices, a businessman will not only lose his reputation but also punishable under the law. देखिए सिंपल सा बात है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का बहुत सारा चीज़ हो सकता है, इसमें मैंने सिलेक्टेड एग्जांपल्स दिखाई है। देखिए अपने कस्टमर को आप सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट में उतना खूबी नहीं है लेकिन आप बढ़ा चढ़ा के उसको ऐसा दिखा रहे हो ताकि आपसे कस्टमर बस प्रोडक्ट खरीद ले। फिर आप मान लीजिए होर्डिंग कर रहे हो, आप स्टॉक अपने पास रखे हो और आप सप्लाई नहीं कर रहे हो और फिर उसके बाद उसको दाम बढ़ा के बेच रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट को ओवर चार्ज करके भेज रहे हो। ये सब सारा का सारा एक्टिविटी क्या है, ये सारा का सारा एक्टिविटीज़ रिगार्डेड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी बिजनेसमैन ये सब करके ज़्यादा दिन सक्सेसफुल नहीं रह पाता और साथ ही साथ सोसाइटी और कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। और अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर ऐसे करता है तो उसका सिर्फ बिजनेस का रेपुटेशन नहीं जाता, साथ ही साथ वो उसको पनिशमेंट भी मिलता है अंडर द लॉ। समझ में आया? तो किसी भी बिजनेसमैन को ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड लिखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए प्रॉफिट अर्निंग shall not be the only objective of business. As a business earns from the society, does every business has certain duties towards its society, and one of such duty is generation of employment. Solving unemployment problem will not only benefit the society but will also help business to grow, as the more employment a business will generate, the more it will expand.
क्या लिखा मैंने, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव का थर्ड नंबर पॉइंट विच इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आइए पढ़ते एक बार क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट अर्निंग शैल नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। As a business earns from the society, thus every business has certain duties towards its society, and one of such duty is generation of employment. Solving unemployment problem will not only benefit the society but will also help business to grow, as the more employment a business will generate, the more it will expand. Obvious सा बात है। देखिए प्रॉफिट अर्निंग तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है ही है, बट इट शुड नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा भी बिजनेस का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे सिंस कोई भी बिजनेस कमाता है तो सोसाइटी से ही, कस्टमर्स से ही, अगर वो कस्टमर्स के लिए कुछ करे वो तो ज़रूरी है, बट ओवरऑल एज सोसाइटी से के लिए भी कुछ करे ये भी ज़रूरी है। उसमें से एक चीज़ वो क्या कर सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से उसके काफ़ी फ़ायदे होंगे। देखिए फ़ायदा क्या होगा, जितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगी उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और परचेजिंग पावर बढ़ने से वो लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स करेंगे, या फिर उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाने से, वो उनका बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाने से वो लोग और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और ज़्यादा स्पेंड करने से इकोनॉमी डेवलप होगा, और इकोनॉमी डेवलप होने से कहीं ना कहीं बिजनेस को ही फ़ायदा मिलेगा और बिजनेस एक्सपैंड भी कर पाएगा। तो ये तो था अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, रादर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। फोर्थ नंबर पॉइंट है रादर ये। सोशल सर्विसेज लिख दीजिए आप, इस पे लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए द लार्ज बिजनेस अंडरटेक द लार्ज business undertake the large business undertake various projects of community services, various projects of community services. The large business undertake various projects of community services such as running charitable trusts, dispensaries, schools, hospitals, etc. Such services will help the society at large, will help the society at large, will help the society at large, and will also help business to improve its reputation. Full stop. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, द पॉइंट इज सोशल सर्विस। आइए पढ़ते क्या लिखा हुआ है। द लार्ज बिजनेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी
services such as running charitable trust, dispensaries, school, hospitals. Such services will not only help the society at large, will also help business to improve its reputation. देखिए क्या है ना कि आज बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, वेरी गुड थिंग, बट अगर कोई भी बिजनेस अपने सोसाइटी के लिए अगर कोई कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे स्कूल खुलवा दिया, हॉस्पिटल्स खुलवा दिया, चैरिटीज़ करवा दिया, डिस्पेंसरी खुलवा दिया, इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए सोसाइटी को तो आप सर्व करते हो, साथ ही साथ ना आपका बिजनेस का जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब जैसे आपने एग्जांपल दिया, मैं आपको एग्जांपल, जो पैंडेमिक में आपने देखा सोनू सूद ने मतलब माइग्रेंट वर्कर्स की कितनी हेल्प की। देखिए सोनू सूद के लाइफ में वो एक्टिंग तो काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन उसने एक ऐसी सोशल सर्विस की जिसके कारण उसका जो वैल्यू था ना वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अब बहुत से लोग, हो सकता है आपको सोनू सूद की एक्टिंग उतनी नहीं पसंद हो, बट उसने जो ह्यूमैनिटी का काम किया उसके कारण ना उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सोनू सूद को उसका करियर शेप करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोनू सूद ने ये पर्पसली किया है कि उसको करियर में हेल्प मिले, लेकिन अल्टीमेटली उसने किया ह्यूमन ग्राउंड्स पे, लेकिन उसका फ़ायदा उसको देखिए उसके प्रोफेशनल करियर पे भी मिलेगा ही मिलेगा। वही वाली बात बिज़नेस के साथ है। बिज़नेस, मैं ये नहीं बोला सिर्फ अपना रेपुटेशन अच्छा करने के लिए ये सब करे, एज ह्यूमन ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही ये सब चीज़ करे, लेकिन इससे देखिए इनडायरेक्ट बेनिफिट बिजनेस को बहुत ज़्यादा मिलता है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। 5th नंबर पॉइंट लिखे, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। लिखिए, every business should take a responsibility to use eco-friendly products which causes minimum or no harm to the environment. देखिए क्या है, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या पॉइंट पढ़े, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ना बहुत मेजर पोल्यूशन हुआ, जिसके कारण ना सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और कोई भी बिज़नेस भी तो देखिए सोसाइटी के बाहर नहीं, सोसाइटी के अंदर ही है। कोई भी बिज़नेस को रन तो ह्यूमन बीइंग ही कर, और पोल्यूशन से उसके भी हेल्थ में बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आएगा, सबको पता है ये वाला बात। तो हर एक बिज़नेस को ना क्या करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा जिसके कारण मिनिमम या फिर कोई हार्म नहीं पहुँचे इन्वायरमेंट को। दिस विल हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन। और वो भी कोशिश करेगा, बिज़नेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर बनता है कोई जितना कोशिश कर सके इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुँचाए। समझ में आया? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पहला। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सोशल सर्विसेज। फिर हम लोगों ने पढ़ा अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हेडिंग डालिए, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग का
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हो गया हम लोग का, सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हेडिंग डालिए ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। द कॉमन, लिखिए द कॉमन individual objectives are the common individual objectives are the common individual objectives are, लिखिए नंबर 1, एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे। लिखिए नंबर 1, लिखिए प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, providing good working condition, providing good working condition। नंबर 2 लिखिए पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट of competitive and satisfactory wages and salary, wages and salaries। तीसरा लिखिए पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। फिर नेक्स्ट लिखिए प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स such as providing special benefits such as housing facility, comma medical facility, housing facility, medical facility, comma free education of children etc। ओके हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब आप अपने आप को और या से अपने एम्प्लॉय को या फिर ह्यूमन बीइंग को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहला बात तो आप एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दो अपने स्टाफ्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उनको एक अच्छा कंपेटिटिव सैलरी दो जिससे क्या है वो सेटिस्फाई होकर काम कर सकते हैं, उनका भी दिनचर्या अच्छा से चल सके। साथ ही साथ उनका ना पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट करो, उनको ग्रूम करो, उनको अपने कंफर्ट जोन से निकालो, उनको और भी चीज़ें सीखने के लिए इनकरेज करो, उनका पर्सनालिटी को ग्रूम करो, उनके अंदर डेवलपमेंट करो, उनका स्किल एनहांसमेंट करो। नेक्स्ट है स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। देखिए अगर आप एम्प्लॉय को जितना ज़्यादा अम्यूनिटीज़, जितना ज़्यादा स्पेशल बेनिफिट्स देंगे ना, उतना आपसे ज़्यादा वो लॉयल होगा, उतना ज़्यादा कम चांसेस रहेगा कि वो आपके कंपेटिटर्स के पास जाके काम करे, उतना ज़्यादा आपसे ज़्यादा लॉयल होगा और उतने ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम करेगा।
तो स्पेशल बेनिफिट्स क्या हो सकती है? स्पेशल बेनिफिट्स हो सकती है आप उसको हाउसिंग फैसिलिटी दो, उसको मेडिकल फैसिलिटी दो, उसको फ्री एजुकेशन दो उनके बच्चों को। इससे क्या होगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का से प्रति उसका जो लॉयल्टी, उसका बॉन्ड है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा और अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। क्लियर हुआ? तो चलिए अभी देख लेते हैं एक बार आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक स्टार्टिंग से। हम लोग आज पढ़े नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस का क्लास 2। सबसे पहले हम लोगों ने बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ा, 2 ऑथर्स को मैंने कोट किया, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको समझ में भी आया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि बिज़नेस एक्टिविटी में कौन कौन सा एक्टिविटी इंक्लूड होता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का स्कोप और बैंडविड्थ भी बढ़ते रहते, तो बिज़नेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने आपको सारा पॉइंट्स दिखाया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ बिज़नेस, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बोला था कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, साथ ही साथ क्या है कि बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैंने आपको क्या बताया कि एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस होता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। फिर नेक्स्ट क्या था, मैंने आपको इसमें फार्मर वगैरह के बारे में बताया था। फिर आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज़ को अगर अपने रेगुलरली करते तभी वो बिजनेस होता है, तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फिर प्रॉफिट अर्निंग, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इज़ बेसिकली फूड ऑफ बिजनेस, अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, मैंने आपको बताया था कि कोई अश्योरिटी नहीं है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा या फिर जितना आपने सोचा था उतना ही आप कमा पाओगे। बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क। फिर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में कि देखिए मेनली क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी बिजनेस का ना सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सर्वाइव करने का। सर्वाइव वो तभी कर पाएगा जब अपना कॉस्ट को वो जल्दी से जल्दी कवर कर पाए। दूसरा है कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, अगर प्रॉफिट कमाएगा तभी बिज़नेस आगे बढ़ पाएगा, तभी वो अपना डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो बिज़नेस को कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। तीसरा ग्रोथ, प्रॉफिट कमा रहे दैट इज़ वेरी गुड, बट कोई भी बिज़नेस को आप आगे बढ़ते हुए तभी देखते हो जब वो ग्रोथ और एक्सपेंशन करता है। ठीक है, तो ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। फिर मैंने आपको सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, जो पहला था डिज़ायर्ड सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि देखिए कोई भी बिज़नेस जब बिज़नेस करता है तो वो चाहता है कि उसके कस्टमर उसके साथ लॉयल रहे और वो मैक्सिमम अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाए। मैंने आपको बताया था ये वाला चीज़। अब क्या होता है कि जैसे सिंपल सा चीज़ है, कोई भी कस्टमर आपसे क्या आपका कस्टमर आपको आपके साथ कब लॉयल रहेगा, आपका कस्टमर आपके साथ बिजनेस कब करना चाहेगा, मतलब रैदर आपका प्रोडक्ट कब खरीदना चाहेगा, जब आप उसका रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो। और कोई भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कोई भी कस्टमर का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि उसको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो मिले अच्छा मिले और रिजनेबल प्राइस पे मिले। अगर आप ये दो उसका नीड को फुलफिल कर देते हो तो आपका कस्टमर रिटेन होने का रेट हमेशा बढ़ जाएगा। तो हर एक बिज़नेस को ये करना चाहिए। कोई भी बिज़नेस को अपने आप को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट को आप एग्जैजरेट करके दिखा रहे हो, उसको कस्टमर को आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड एक्सेट्रा। फिर मैंने आपको बताया था ब्लैक मार्केटिंग करे, होर्डिंग करे, ओवर चार्ज करे, ये सब किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा कोई बिजनेसमैन करता है ना, सिर्फ वो अपना रेपुटेशन गंवाता है, साथ ही साथ क्या होता है ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है और उस लॉ में उसको पनिशमेंट भी मिलता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस अगर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में नौकरियां होंगी, उससे क्या होगा, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। सोसाइटी को तो ये सर्व करेगा, बिजनेस को भी सर्व करेगा, क्योंकि इकॉनमी अगर इंप्रूव हुआ तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को। नेक्स्ट सोशल सर्विस, मैंने आपको बताया था कि आप जैसे कोई कम्युनिटी सर्विस वगैरह रन करते हो बिजनेस, जैसे डिस्पेंसरी या चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल फ्री में हॉस्पिटल चलाना, ये सब अगर आप एक्टिविटी करते हो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा बिज़नेस को कि देखिए एक तो सोसाइटी का तो भला होगा, साथ ही साथ आपका रेपुटेशन और ब्रांड इमेज इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने सोनू सूद का एग्जांपल दिया था आपको। नेक्स्ट था कि अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए
आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, नॉट ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर कैन बी लॉट ऑफ फैक्टर, ट्रैफिक वगैरह के कारण पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हर एक बिज़नेस को, हर एक बिजनेसमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि वो जितना कम हो सके वो क्या करेगा, पोल्यूशन कम करेगा, मैक्सिमम कोशिश करेगा कि पोल्यूशन नहीं हो, और अगर हो भी तो बहुत रेयर हो। इससे उसको वो चीज़ वो कैसे अचीव कर पाएगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करके। यही सब मैंने आपको पढ़ाया और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात करूँगा, खाली बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है पोल्यूशन के, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेसमैन को ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि ये पोल्यूशन तो मैंने नहीं किया तो फिर मैं इसका सुधार कैसे करूँ। एक बिज़नेस को एक इन्वायरमेंट का फ्रेंड बन के सोचना है कि देखिए आज इन्वायरमेंट है तो हम लोग हैं। तो बिज़नेस को सिर्फ हर चीज़ हमेशा बिज़नेस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि सोसाइटी में अगर रहना है तो आपको सोसाइटी को एक अच्छा जगह कैसे बनाया जा सके। बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलैंथ्रोपिक लेवल पे बहुत अच्छा काम करी है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करी है। तो आपको बेंचमार्क उन ऑर्गेनाइजेशंस को ये रखना है कि वो लोग इतना अच्छा से सोसाइटी का फ्रेंड बन के अगर वो काम कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक रिक्वायरमेंट भी है, नेसेसिटी भी है कि कोई भी बिज़नेस जो है पोल्यूशन जितना हो सके उसको अवॉइड करे, उसको कम करे, उसको मिनिमम करे और उसको एलिमिनेट करे। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आपके बिज़नेस करने का हैबिट से, आप कैसे बिज़नेस करते हो, इको फ्रेंडली होकर बिज़नेस करते हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसी से ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो सोशल ऑब्जेक्टिव था। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया था पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है कि आपके स्टाफ वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन होते हैं। अल्टीमेटली आपका टीम अगर अच्छा होगा तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो स्टाफ है, जो ह्यूमन बीइंग है बेसिकली, वो सेटिस्फाइड है, उसको उसके प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्या ड्यूटीज़ बनता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहला, उनको एक अच्छा हारमोनियस गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, हाइजीन मेंटेन करे, स्टाफ को प्रॉपरली एक अच्छा एक नॉन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, हारमोनियस रिलेशनशिप, वो आपस में एक दूसरे से मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन हो, सब एक दूसरे का हेल्प करने का सोचे। तो इससे क्या होता है ना, कोई भी एम्प्लॉय का ना मोराल बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बूस्ट हो जाता है, समझ में आया। दूसरा है कि आप उनको एक कॉम्पिटिटिव से वेजेस या सैलरी पे करें जिससे क्या उनका भी लाइवलीहुड बहुत अच्छे से चल पाए। तीसरा है कि आप अपने एम्प्लॉय को पर्सनल ग्रोथ अश्योर करें, पर्सनल डेवलपमेंट करें, उनका पर्सनल ग्रूमिंग करें, आप उनका स्किल इन्हांसमेंट करें। बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है भी जो स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करवाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि क्या उनका एम्प्लॉय डेवलप कर सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि एम्प्लॉय को स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, जैसे कि आप उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, आप उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, आप उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें उनके बच्चों से। ये सब करने से क्या होगा, देखिए पहला तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके एम्प्लॉय हमेशा आपसे खुश रहेंगे। प्लस ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है ना, आपका एम्प्लॉय के जो बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ऋण, वो एम्प्लॉय हमेशा ना आपके प्रति एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रहेगा उनके मन में, आपके लिए इज्जत बढ़ेगा, उनका बॉन्ड अपने ऑर्गेनाइजेशन से और भी स्ट्रांग होगा, जिसके कारण अट्रीशन रेट बहुत कम होगा। इससे कंपनी का इमेज तो अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके एम्प्लॉय का जो सपोर्ट से ना आप और भी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना पावरफुल हो जाओगे और अपने ड्रीम्स के प्रति और भी अच्छे से काम कर पाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही फ्लुएंटली आप अचीव कर पाओगे। और साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी प्रिवेल करेगा, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो वो ढंग से काम करेंगे, जिससे आपका बिजनेस भी खुश रहेगा और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जो नोट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।